नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम एक थ्योरम यानी प्रमेय के बारे में जानेंगे और आज की प्रमेय साइक्लिक ग्रुप पर आधारित होगी। साइक्लिक ग्रुप का मानी चक्रीय समूह पर आधारित रहेगी आज की थ्योरम। और इस थ्योरम का स्टेटमेंट यानी कथन पढ़ा जाए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो वो कथन किस प्रकार से होगा। एक चक्रीय समूह की कोटि गुणांक उसके जनक की कोटि के बराबर होती हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि एक साइक्लिक ग्रुप यानी एक चक्रीय समूह है और उसकी कोटि यानी उसकी जो ऑर्डर हैं वो ऑर्डर उसके जनरेटर साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर की ऑर्डर जो होगी ना उसके बराबर होती हैं, और ये हमेशा होती हैं। ये हमें प्रूव करना है, तो इसको हम प्रूव करने वाले हैं। अभी इसका अंग्रेजी स्टेटमेंट यदि हम पढ़ें, द ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। तो इस साइक्लिक ग्रुप को हम प्रूफ करने जाएं तो एक बार आपने इसका स्टेटमेंट पढ़ा और समझा अच्छे से। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए, साइक्लिक ग्रुप के इस प्रमेय की उत्पत्ति को हम शुरू करें इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इस साइक्लिक ग्रुप के इस स्टेटमेंट को पढ़ने से आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको सबसे पहले चक्रीय समूह के बारे में पता होना चाहिए। चक्रीय समूह की कोटि क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए, और चक्रीय समूह का जनरेटर क्या होता है और किस प्रकार से उसके साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर से उस साइक्लिक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। और जनरेटर की ऑर्डर क्या होती है, यानी एक साइक्लिक ग्रुप के एक जनरेटर की ऑर्डर किस प्रकार से निकालते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके पश्चात ही आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। देखिए, चक्रीय समूह आपको पता है एक ग्रुप ये होता है। कोई भी ग्रुप साइक्लिक ग्रुप कब बनता है, जब उस ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट, कम से कम एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे उस साइक्लिक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। यानी कहने का सेंस ये है कि एक ग्रुप में यदि एक जनरेटर उपस्थित हो तो उस ग्रुप को ही हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम साइक्लिक ग्रुप समझ रहे हैं वो साइक्लिक ग्रुप जी जो होगा वो एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा, यानी एक गुणात्मक ग्रुप कहेंगे उसको हम। और ये जो चक्रीय समूह है उसके जनरेटर जो है ना, उसके जनरेटर की ऑर्डर यहाँ पर परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती हैं। क्योंकि साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर की ऑर्डर किस प्रकार से होती हैं वो यदि आप निकालना जानते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि यदि कोई भी एलिमेंट जो है, जनरेटर भी तो एक एलिमेंट ही होता है। माना जी एक चक्रीय समूह है जिसका जनरेटर ए है। अब ये जो ए जनरेटर है ना, ये ए, इसको हमने नाम दिया है जनरेटर को। जो साइक्लिक ग्रुप हैं उसको हमने जी नाम दिया है। तो इस साइक्लिक ग्रुप जी का जनरेटर ए है। ये ए जनरेटर इसी साइक्लिक ग्रुप जी का एलिमेंट है, अवयव है। अब इस ए की कोटि कैसे निकालेंगे, चूंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप का ही एलिमेंट है और किसी भी ग्रुप के एलिमेंट की ऑर्डर हमें निकालनी आती है, यानी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप ये हमें निकालनी आती है। यानी किसी भी ग्रुप के अवयव की कोटि कैसे निकालते हैं, अवयव की कोटि निकालनी आपको आती है। नहीं आती है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है, और इसके साथ साथ साइक्लिक ग्रुप किसे कहते हैं और बहुत सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, उनमें से आपके काम की वीडियोस जो हैं उन्हें आप जरूर देखिएगा। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। यहाँ आप देख लीजिए, हमने एक साइक्लिक ग्रुप जी माना, उसका जनरेटर ए है। अब इस ए की ऑर्डर कैसे निकालेंगे, चूंकि ये जनरेटर इसी साइक्लिक ग्रुप का एक अवयव है, इसलिए इसकी जो ऑर्डर होगी वो किसी भी ग्रुप के अवयव की कोटि की परिभाषा के अनुसार निकालेंगे। चूंकि जनक भी, जनरेटर भी साइक्लिक ग्रुप चक्रीय समूह का ही अवयव है, अतः ए की कोटि को अवयव की कोटि की परिभाषा के अनुसार ज्ञात करेंगे। और कोटि की परिभाषा क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट जिसकी हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं उस एलिमेंट की हमने कुछ न कुछ ऐसी पावर चढ़ानी है जिससे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। उसकी पावर चढ़ाने का मतलब ये होता है कि उस एलिमेंट को ऊपर जो पावर चढ़ाएगी उतने टाइम्स ऑपरेट करेंगे। अब ऑपरेट करेंगे तो किसी ऑपरेशन की आवश्यकता होगी, तो ऑपरेशन वही होगा जिसके लिए ये साइक्लिक ग्रुप होता है। यानी वह ऑपरेशन जिसके लिए कोई भी सेट, कोई भी समुच्चय एक साइक्लिक ग्रुप होता है, उसी ऑपरेशन के आधार पे हम उस एलिमेंट को ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जनरेटर ए जो है, इस जनरेटर ए की जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या हो जाएगी, एन। एन क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमने जो एलिमेंट ए लिया है उस पर जब हमने एन पावर चढ़ाई, मतलब ये है कि उस एलिमेंट को हमने, चूंकि ये गुणात्मक ग्रुप है यानी ऑपरेशन गुणा है, तो इस ए को हमने आपस में ही एन टाइम्स गुणा किया, यानी ए गुणा एन टाइम्स करेंगे तब ई आता है।
n का मतलब यहाँ कुछ भी हो सकता है। n का मतलब ये नहीं है कि उसको अनंत बार गुणा किया गया, ऐसा नहीं है। n का मतलब एक भी हो सकता है, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, नहीं तो एक कुछ भी नंबर हो सकता है। और यह ध्यान रखिएगा कि आप इसकी जो पावर चढ़ाने जा रहे हैं, यानी इसको कितने टाइम से ऑपरेट करने जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से ई मिल जाना चाहिए। ई क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए होता है? उसी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे जोड़ के लिए हम जानते हैं 0 होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। तो ये गुणा है, इसलिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यानी किसी भी एलिमेंट्स की क्या पावर चढ़ाई जाए ताकि 1 आ जाए। बस ध्यान रखिएगा वो पावर सबसे छोटी वाली पावर होनी चाहिए, क्योंकि आप एक मान लो एलिमेंट 1 है, ए के स्थान पे क्या है? 1 है। अब एक की पावर क्या चढ़ाई जाए ताकि 1 आ जाए? गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट भी 1 ही होता है, तो इसलिए एलिमेंट 1 है, उस 1 की क्या पावर चढ़ाई जाए ताकि 1 आ जाए? तो 1 की पावर आप 1 चढ़ाएंगे तभी भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 चढ़ाएंगे तब भी तो यही आएगा, 1 की पावर 3 चढ़ने पर भी ई आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 ही आप कुछ भी पावर चढ़ाएं, ई तो आ रहा है, लेकिन हमें कौन सा ई लेना चाहिए? तो हमें वो ई लेना चाहिए जो सबसे छोटी घात हो। यानी 1 ही आप सबसे छोटी वाली पावर चढ़ा दीजिए जब ई आए ना। जैसे 1 की पावर 1 करने पर 1 आता है, यानी 1 को एक बार ही लिखें तो 1 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 की पावर 1 करने पर ई आ रहा है, यानी 1 की ऑर्डर 1 है। ये सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ n सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ पे 2 स्थितियां बनेंगी। अब चूंकि हमें साफ साफ कहा गया है इस स्टेटमेंट में कि साइक्लिक ग्रुप जो आप ले रहे हैं, उस साइक्लिक ग्रुप की जो ऑर्डर होगी, साइक्लिक ग्रुप की ऑर्डर क्या होगी? देखिए साइक्लिक ग्रुप जो होता है उसकी ऑर्डर होगी उसमें एलिमेंट्स की संख्या। कोई भी ग्रुप होता है उसमें उसकी जो ऑर्डर होती है उसमें एलिमेंट्स की संख्या होती है। यानी ग्रुप में कितने एलिमेंट्स उपस्थित हैं। यदि किसी ग्रुप में 5 एलिमेंट्स हैं तो उस ग्रुप की ऑर्डर क्या हो जाएगी? 5। यदि 6 एलिमेंट्स है तो उस ग्रुप की ऑर्डर क्या हो जाएगी? 6। यानी उस साइक्लिक ग्रुप की जो ऑर्डर होगी, जितने भी एलिमेंट्स की संख्या होगी जो ऑर्डर आ रही है, वो ऑर्डर उसके जनक की ऑर्डर के बराबर होती है। यानी जो उसका जनरेटर होगा जिसकी वजह से उस साइक्लिक ग्रुप को जनरेट किया गया है, ऐसा आप समझ सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं कि उस पूरे साइक्लिक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को उस एक एलिमेंट यानी जनरेटर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग घातों के रूप में। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप दोनों की ऑर्डर आपस में बराबर होनी चाहिए, ये प्रूफ करना है। तो साइक्लिक ग्रुप की ऑर्डर तो क्या हो जाएगी? उसमें एलिमेंट्स की संख्या। और अवयव की ऑर्डर क्या होती है? ए की पावर आप कुछ भी ऊपर एन चढ़ाएंगे तो ई आ जाना चाहिए। यानी कि ए की पावर एन, यानी जो जनरेटर है उसकी ऑर्डर क्या है? एन। तो जनरेटर की ऑर्डर हम एन मान के चल रहे हैं। तो जनरेटर जो एन है वो यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, एन 1 भी हो सकता है, यानी एन परिमित भी हो सकता है और एन अपरिमित भी हो सकता है। तो ए की जो ऑर्डर है यहाँ पे 2 स्थितियां बनेगी। ए की ऑर्डर या तो परिमित होगी, ठीक है, या फिर ए की ऑर्डर अपरिमित होगी। ए परिमित है ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए की ऑर्डर परिमित है। तो इसको मैं थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा, आप इसको लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए परिमित भी हो सकती है और ऑर्डर ऑफ ए अपरिमित भी हो सकती है। यदि उस जनरेटर पे कुछ पावर चढ़ाने पर आइडेंटिटी मिल रहा है तो कुछ ऑर्डर हो जाएगी जो भी। लेकिन कई बार क्या होता है, एलिमेंट्स के ऊपर आप कुछ भी कर लें, ऐसी स्थिति बनती ही नहीं है कि उसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। जिस सेट के लिए, जिस ऑपरेशन के लिए वो साइक्लिक ग्रुप होता है, उसमें ऐसी स्थिति बन ही नहीं पाती है। ऐसे उदाहरण भी हमने जाने हैं, कुछ वीडियोज आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन वाले वीडियोस भी चेक करिएगा, आपके कुछ वीडियोस काम के हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए परिमित कब होगी? जब ए की पावर एन करने पर ई मिल जाए। तो ये एन कुछ न कुछ तो होगा, 5, 10 कुछ भी होगा, 10 बार एक सबसे छोटा वाला पूर्णांक जो होगा उसको हम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन कई बार ए की पावर एन करने पर कभी भी ई नहीं मिल पाता है। तो ए की पावर कुछ भी कर लें, ई नहीं मिलता है। उस स्थिति में हम जो ए है ना उसकी ऑर्डर को अनंत समझते हैं। यानी हम ऐसा समझते हैं कि उस ए की पावर आप अनंत करेंगे तब जाके ई मिलेगा। ए की पावर अनंत करेंगे तब जाके ई मिलेगा। अब ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो उसको आप समझ लीजिएगा कि कितने टाइम से ऑपरेट करेंगे ये उसकी ऑर्डर हो जाएगी। ठीक है, तो जब ऑर्डर नहीं मिले बराबर तो हम कहते हैं कि उस एलिमेंट को अनंत यानी इनफाइनाइट टाइम से ऑपरेट करेंगे तब वो ई मिलेगा, ऐसा समझा जाता है। तो तब एलिमेंट की ऑर्डर क्या हो जाएगी? अपरिमित यानी इनफाइनाइट। तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट भी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट भी हो सकती है। और हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है उस साइक्लिक ग्रुप की ऑर्डर और उसके जनरेटर की ऑर्डर बराबर हैं।
तो यहाँ पे तो दो स्थिति बन रही है, परिमित भी हो सकती है, अपरिमित भी हो सकती है, तो दोनों के लिए हम प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, तो ए कोई अवयव है जो कि जी का जनक है। ए क्या है, जी का जनक है, और हमें सबसे पहले ये सिद्ध करना है परिमित है जब ऑर्डर ऑफ ए यानी उस ए की जो कोटि है वो जब परिमित है, तब सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ जी के बराबर है। यही तो सिद्ध करना है। और उसके बाद दो स्थितियां बनेंगी तो दूसरी स्थिति को भी हम प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे दो स्थितियां बनेंगी। जनक ए की कोटि परिमित भी हो सकती है और जनक ए की कोटि अपरिमित भी हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या मान लिया है कि जो अवयव है उसकी घात n करने पर ई मिल रहा है, यानी कि a की घात n यानी कि a की ऑर्डर n। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए n हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि a की घात n करने पर ई मिल रहा है। और यदि ऐसा संभव नहीं हो तो हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, n से छोटी किसी भी r घात के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा, इस प्रकार उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ पे दो स्थितियां बन रही हैं। तो यहाँ पे दो स्थिति बन रही है। तो पहली स्थिति यह है कि साइक्लिक ग्रुप जी का जो जनरेटर है उसकी ऑर्डर परिमित हो, फाइनाइट हो, कुछ भी मान निकलेगा। तो जब जनरेटर ए की ऑर्डर n हो जाएगी तो अब हम कहेंगे परिमित है, यानी कुछ भी मान आएगा इसका। तो a की पावर n करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। और हम यहाँ समझ रहे हैं कि n से छोटा कोई भी r पॉसिबल नहीं होगा। नो इंटीजर r पॉसिबल सच दैट a टू दी r पावर बराबर e। n से छोटा r इस प्रकार से संभव नहीं होगा a की पावर r करने पर e मिल जाए। तो जब जनक a है तो माना कोई भी अवयव a की घात m g का कोई एलिमेंट है। जनक a है तो इस जनक से उस साइक्लिक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हैं। हम मान रहे हैं कि a की पावर m कोई उसका एक एलिमेंट है जो इस ग्रुप साइक्लिक g का ही है। a कोई जनरेटर है और a की पावर m कोई एक हमने एलिमेंट माना। a की पावर m के स्थान पे आप कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि a की सारी पावर्स g में होंगी फॉर ऑल m बिलोंग्स टू z। यानी z आप उसकी पावर चढ़ा दें ऊपर, कुछ भी a के ऊपर कुछ भी z में से पावर चढ़ा दें, पूर्णांक की कुछ भी घात चढ़ा दें, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, वे सारी पावर्स उसी साइक्लिक ग्रुप जी में होगी। जनरेटर की सारी पावर्स होती हैं उस साइक्लिक ग्रुप में। तो पहले तो हम मान के चल रहे हैं परिमित जब है उसकी ऑर्डर। तो ऑर्डर हमने परिमित क्या मानी, ऑर्डर मानी हमने n, a की पावर n करने पर e मिल रहा है, यानी कि उस a की ऑर्डर n है। अब हमें सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ a बराबर ऑर्डर ऑफ g है। इसको सिद्ध करने के लिए हम g का एक उप समुच्चय h मानेंगे, जो साइक्लिक ग्रुप g है उसका एक उप समुच्चय h मानेंगे। और अंत में हमें सिद्ध करना होगा कि g बराबर h है, यानी सब सेट और वो सेट आपस में बराबर हैं। और ये कब सिद्ध होगा, जब हम सबसे पहले तो ये कह देंगे कि h सबसेट है g का, और बाद में हमें सिद्ध करना होगा कि g भी सबसेट है h का। जब h सबसेट है g और g सबसेट है h का, ये दोनों आपस में इस प्रकार से हो जाएंगे, तब हम कह देंगे कि g और h दोनों ही बराबर हैं। जब g और h बराबर हो जाएंगे तब हम कह सकेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ g के बराबर हैं। तो किस प्रकार से g बराबर h करने पर ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ g के बराबर आएगा, अभी हम जानते हैं। अंत में सिद्ध करना होगा g बराबर h। तो हमने मान लिया कि h उप समुच्चय है g का। अब जो h है उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे, देखिए कोई भी सब सेट जो होता है किसी भी सेट का, सब सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वे सारे सेट के भी एलिमेंट होते हैं। किसी भी सब सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वे सारे के सारे एलिमेंट्स सेट में उपस्थित होते हैं। पहले से सेट में बल्कि ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स उपस्थित रहते हैं, लेकिन कम से कम जो सेट में एलिमेंट्स हैं उनमें सब सेट वाले सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो हाँ, हम यहाँ मान रहे हैं h में कि a की पावर r कुछ एलिमेंट्स हैं वो r n से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी 0 से शुरू करके 0 के बराबर भी हैं। तो 0 से शुरू करके n-1 तक के सारी घातें जो भी होंगी a की, वे सारी h में उपस्थित होंगी। यहाँ पे हमने a की पावर r इस प्रकार से एलिमेंट्स क्यों माने, क्योंकि ये सबसेट जो माना है हमने वो उस g का ही सबसेट है, और g के सारे एलिमेंट्स इसी अवयव जनक a से उपस्थित रहेंगे। और जनक a की बहुत सारी घातें यानी अधिकांशतः यानी सारी घातें जो भी हैं जनरेटर a की सारी घातें g में होंगी, इसलिए a की कुछ घातें h में भी होगी। तो हमने a की कुछ r पावर्स मान ली। ठीक है, हम मान रहे हैं 0 से शुरू हो रही है ये पावर्स और n-1 तक जा रही हैं।
क्योंकि ये 0 के बराबर हैं और n से छोटी हैं, बराबर नहीं है, इसको समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2 इस प्रकार से n-1 तक हैं, यानी a की पावर 0 से शुरू होकर n-1 तक हैं। ये सारे h के एलिमेंट है और h क्या है, g का सबसेट है, इसलिए समीकरण संख्या 1 लगा रहे हैं। h सबसेट है g का, समीकरण संख्या 1 याद रखिएगा। ये हमने अभी देखो इस प्रकार से सिद्ध करना है कि ये तो हमने लिखा है कि h सबसेट है g का, और सिद्ध करना है g सबसेट है h का। तो समीकरण संख्या 1 जो बनी है, इसी प्रकार से समीकरण संख्या 2 बनेगी यहाँ से। अब देखिए h सबसेट है g का, ये तो हमने लिख लिया। अब हमें ये सिद्ध करना होगा कि g सबसेट है h का। इसके लिए हम मान लेते हैं कि a की पावर m कोई एक एलिमेंट है g का, ठीक है। a की पावर m g का एलिमेंट है, जहाँ m क्या है, z से रिलेटेड है, यानी m कुछ भी हो सकता है, z से रिलेटेड कोई भी पावर हो सकती है। a की पावर m कुछ भी एक एलिमेंट है। यहाँ पे हम जानते हैं कि a की हमने जब पावर n करते हैं तब आइडेंटिटी मिलता है, यानी कि a की वो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक घात जो आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे उसकी ऑर्डर कहलाती है। तो यहाँ पे n सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे हमने एक और एलिमेंट a की पावर m माना है। m एक धनात्मक पूर्णांक है जो n से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि n सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। n से छोटा धनात्मक पूर्णांक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देता है, तो n सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है। तो हम यहाँ पे मान रहे हैं कि m जो है ये इस n से तो छोटा नहीं होगा, n से छोटा नहीं होगा, यानी कि n से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे m बड़ा है और n छोटा है, ये मान के हम इस m के अंदर n का भाग लगाते हैं और हम मानते हैं कि ये भाग q बार जाता है और कुछ शेषफल r बच जाएगा। शेषफल r या तो 0 होगा या n से छोटा होगा, ठीक है। यानी कि m एक पूर्णांक है और हमने यहाँ पे n एक पूर्णांक माना है जो कि ऑर्डर है किसकी, उसके जनक a की। तो m बराबर n q प्लस r लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के नियम से। q और r भी यहाँ पे m और n की तरह पूर्णांक ही हैं, और यहाँ पे याद रखिएगा r का मान n से छोटा होगा क्योंकि शेषफल है और शेषफल हमेशा उस भाजक से तो छोटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि g सबसेट है h का। तो इसके आगे हम क्या करते हैं, देखिए। तो a की पावर m बराबर हम a की पावर n q और प्लस में r लिख सकते हैं। तो a की पावर m बराबर a की पावर n q प्लस r लिखा है, इसको हम इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। a की पावर m बराबर a की पावर n q और गुणा में a की पावर r। a की पावर n q प्लस a की पावर r को हम a की पावर n q और गुणा में a की पावर r इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। ये घातांक के नियम होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। a की पावर m बराबर आप a की पावर n की पावर q लिख सकते हैं इसको। तो a की पावर n के बराबर आइडेंटिटी लिखेंगे हम, तो a की पावर m बराबर हो जाएगा e की पावर q, यानी a की पावर n के स्थान पे e आ जाएगा और q पावर में है ही, इसलिए a की पावर q और गुणा में a की पावर r तो है ही। अब e की पावर कुछ भी करे, आइडेंटिटी की पावर जितनी भी करे वो आइडेंटिटी ही आना, इसलिए a की पावर m बराबर आइडेंटिटी और गुणा में a की पावर r है ही, और इस प्रकार फाइनली a की पावर m बराबर a की पावर r आ रहा है। तो a की पावर m a की पावर r के बराबर आ रहा है। अब देखिए a की पावर r क्या था, a की पावर r वे सारी पावर्स थी, h के सारे एलिमेंट्स थे जो हमने पीछे माने थे। देखिए ये सारे एलिमेंट्स h के जो हैं ये a की पावर r थे, a की पावर r थे, और r कहाँ से था, 0 के बराबर से शुरू होकर के n-1 तक जा रहा था। ये सारी पावर a की पावर r थी, और a की पावर r के बराबर आ रहा है अभी यहाँ से a की पावर m, यानी a की पावर r है उसके बराबर a की पावर m है। इसका मतलब a की पावर r जो भी एलिमेंट्स h में थे तो a की पावर m भी होना चाहिए क्योंकि इसके बराबर है। तो यहाँ से a की पावर r के बराबर प्राप्त हो रहा है a की पावर m, और a की पावर r तो h में है ही, इसलिए a की पावर m भी होना चाहिए क्योंकि ये आपस में बराबर हैं। इसलिए a की पावर m यहाँ पे h उप समुच्चय का एलिमेंट होगा। देखिए हमने यहाँ से मान के शुरू क्या किया था, हमने मान के शुरू किया था कि a की पावर m जो है वो g का एलिमेंट है, ठीक है, g का एलिमेंट है। और हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, a की पावर m बराबर a की पावर r मिल रहा है, और a की पावर r सारे h के एलिमेंट्स है, इसलिए a की पावर m भी होगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि a की पावर m h का भी एलिमेंट है, ठीक है। हमने माना a की पावर m g का एलिमेंट है और हमें मिला a की पावर m h का एलिमेंट है। देखिए यही तो होती है सबसेट की डेफिनेशन, क्या कि हमने जो एलिमेंट माना a की पावर m g का वो h का निकला। जो एलिमेंट आपने माना वो यदि इस प्रकार से निकल जाए कि हमने g में माना और h में तो है ही, क्योंकि h मूल रूप से सेट की परिभाषा यहाँ से दे रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि ए की पावर m h में है इसलिए h सेट है, और ए की पावर m g में माना इसलिए ये एक सबसेट है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ए की पावर m हमने g में माना था और ए की पावर m h में निकला, इसका मतलब g सबसेट है h का। यहाँ से हम कह सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं g सबसेट है h का, समीकरण संख्या 2। पीछे हमें मिला था समीकरण संख्या 1 में कि h सबसेट है g का, जो हमने माना था, और यहाँ से हमें मिल गया कि g सबसेट है h का। तो समीकरण संख्या 1 और समीकरण संख्या 2, इन दोनों से आप कॉमन चीज ये कह सकते हैं कि g बराबर h है, क्योंकि g सबसेट है h का और h सबसेट है g का, इसलिए g बराबर h है। तो g बराबर h है तो h में जितने एलिमेंट्स थे a की पावर 0, a की पावर 1 to a की पावर n-1 तक, ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स है वो g में भी होंगे, क्योंकि h और g बराबर है। तो इसलिए h में सारे एलिमेंट्स जो पीछे हमने देखे थे वे g के बराबर हम लिख सकते हैं, इसलिए g में एलिमेंट्स हो गए a की पावर 0 से लेकर के a की पावर n-1 तक। अब g में टोटल एलिमेंट्स कितने हुए, 0 से शुरू करके n-1 तक, यानी टोटल एलिमेंट्स हुए 1। 0 से शुरू करके n-1 तक यानी टोटल एलिमेंट्स हुए n एलिमेंट्स हुए। 0 से शुरू करके आप 2 तक जा रहे हैं, इसका मतलब टोटल एलिमेंट्स हुए 3। तो इसलिए 0 से शुरू कर n-1 तक गए यानी टोटल एलिमेंट्स हुए n। तो g में n अवयव हैं, इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ g n है, क्योंकि ऑर्डर की परिभाषा क्या होती है किसी भी ग्रुप के या साइक्लिक ग्रुप के, उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है वो उसकी ऑर्डर हो जाएगी। अब इसमें n एलिमेंट्स है इसलिए ऑर्डर ऑफ जी n हो गया, ऑर्डर ऑफ जी n निकला है। और हमने माना क्या था, हमने माना था ऑर्डर ऑफ a n है, ऑर्डर ऑफ a की कोटि क्या है n है। हमने माना था जनक जो a है उसकी ऑर्डर क्या है n है, यानी ऑर्डर ऑफ a क्या है n है, और ऑर्डर ऑफ a जो n है ऑर्डर ऑफ g भी n आ गया है, यानी ऑर्डर ऑफ a और ऑर्डर ऑफ g दोनों बराबर आए हैं। यहाँ से मिला ऑर्डर ऑफ जी एन और हमने माना था ऑर्डर ऑफ ए एन, यानी ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ ए ये दोनों बराबर आ गए, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से पहले भाग में जब जनक यानी जनरेटर की ऑर्डर है वो परिमित हो, तब हमने जनक की ऑर्डर एन मानी और फाइनली हमने निकाल दी ऑर्डर ऑफ जी भी एन है, इसलिए ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी बराबर आ गया जब कोटि परिमित हो, जनरेटर की ऑर्डर जो हो फाइनाइट हो तब। अब दूसरे भाग में आप यहीं तक समझ सकते हैं, क्योंकि कई पुस्तकों में यहीं तक लिखा होता है कि एक साइक्लिक ग्रुप के जनरेटर की ऑर्डर परिमित हो, हालांकि वो इस प्रकार से स्पेशली नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं, देखिए स्टेटमेंट क्या है। तो पहले भाग में हमने यहाँ तक समझा, तो कई पुस्तकों में एक चक्रीय समूह के स्थान पे यहाँ लिखा रहता है परिमित, एक परिमित चक्रीय समूह यानी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। तो जब फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा तो आपको ये पहला भाग ही समझना है, दूसरा भाग जो आगे मैं अभी समझाने वाला हूँ वो आपको समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यदि यहाँ पे परिमित नहीं लिखा है तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो हम दूसरा भाग समझ रहे हैं उनके लिए जिनके पुस्तकों में इस प्रकार से लिखा हुआ नहीं है। तो अब दूसरे भाग में जब चक्रीय ग्रुप जी के जनक ए की कोटि अपरिमित हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है, यानी ए की पावर n बराबर ई लिखना संभव नहीं हो, ए की पावर n बराबर लिखने पर ई नहीं आता हो, तो हम कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट है, अनंत है, गिनी नहीं जा सकती उसको। तो देखिए जब जनक ए की कोटि अपरिमित है तो हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय ग्रुप जी की कोटि अपरिमित है। चक्रीय ग्रुप की कोटि अनंत है और ये तभी अनंत हो सकती है जब जनक ए से जनित ए की सभी घातें अलग अलग हो। देखिए जब जनक ए की कोटि अपरिमित है तो हमें सिद्ध करना होगा कि चक्रीय ग्रुप जी की कोटि भी अपरिमित है, क्योंकि ए की कोटि और जी की कोटि बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है, यही है इसकी थ्योरम। तो ए की कोटि अपरिमित है तो जी की कोटि भी अपरिमित होनी चाहिए। तो चक्रीय ग्रुप की कोटि अनंत तभी हो सकती है, देखो साइक्लिक ग्रुप जो है उसकी कोटि अनंत कब हो सकती है, जब इसमें साइक्लिक ग्रुप में एलिमेंट्स की संख्या अनंत हो, इनफाइनाइट हो, इसमें अनंत एलिमेंट्स उपस्थित होने चाहिए, तभी इसकी कोटि अनंत हो सकती हैं। जब जनक ए से जनित ए की सभी घातें अलग अलग हो, एक भी घात दूसरी घात के समान नहीं हो, तब हम कह सकते हैं कि उस जनरेटर से जनित जितनी भी घातें हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो जाएंगी। अर्थात जी में ए की पावर 1, ए की पावर 2, इस प्रकार से ए की पावर आगे आप जितनी भी गिन सकते हो गिनते ही जाओ इनफाइनाइट तक, सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी विशिष्ट होने चाहिए, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर नहीं होना चाहिए, सारे अलग अलग होने चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ सिद्ध करना है कि ए की पावर 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जितनी भी पावर्स हैं वे सारी अलग अलग हैं, तभी इसमें एलिमेंट्स की संख्या इनफाइनाइट होगी और तभी साइक्लिक ग्रुप की कोटि अनंत होगी, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप की कोटि क्या होती है, उसमें उपस्थित एलिमेंट्स की संख्या।
अब जो चीज हमें सिद्ध करनी है, हम उस चीज की विपरीत चीज को उठा करके काम शुरू करेंगे। और यदि हम इसको सिद्ध नहीं कर पाए, देखिए जो चीज सिद्ध करनी है उसको हम नहीं मानते हैं, उसकी बात को नहीं मान करके हम यहाँ उल्टी चीज को कल्पना करते हैं पहले। तो जो चीज सिद्ध करनी है, वास्तविक चीज तो यही होनी चाहिए, तभी इनफाइनाइट हो सकती है कोटि। तो जो चीज सिद्ध करनी है उसकी बजाय हम ऐसा कह रहे हैं कि इसमें ये देखिए सिद्ध तो ये करना है कि सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट हैं, विशिष्ट हैं, तो ये सिद्ध करना है। जबकि हम ये मान रहे हैं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, कुछ दो एलिमेंट्स लेकर के बराबर सिद्ध करेंगे। और यदि हम इस प्रकार से ये कह देंगे कि a की पावर j बराबर a की पावर k, ये सिद्ध हो जाता है, इसका मतलब तो ये बात गलत निकली। और यदि हमने जो कल्पना करके वो निकाला और वो गलत निकली बात, ये हमारी बात गलत निकली, इसका मतलब ये बात सही है। तो a की पावर j और a की पावर k कोई दो एलिमेंट्स है जो आपस में बराबर हैं, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स तो डिस्टिंक्ट नहीं हुए, विशिष्ट नहीं हुए, क्योंकि दो एलिमेंट्स बराबर निकले। a की पावर j और a की पावर k ये दो एलिमेंट्स आपस में बराबर मान लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं इस बात की विपरीत बात से कल्पना करते हैं। क्योंकि हम इस बात की विपरीत बात को लेकर के कल्पना करते हैं पहले, और कल्पना सिद्ध हो जाती है तो बात देखते हैं, और मुझे लगता है ये सिद्ध नहीं होनी है, तभी तो ये इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जी इनफाइनाइट होगी। तो a की पावर j और a की पावर k बराबर हैं, जहाँ पर j और k पूर्णांक हैं, ठीक है। तो जब j और k पूर्णांक है तो j माइनस k भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी z से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस प्रकार a की पावर j बराबर a की पावर k है। अब इसके दोनों तरफ a की पावर k का भाग देंगे हम, a की पावर j और a की पावर k बराबर हैं, इसके दोनों तरफ a की पावर k का भाग देंगे। तो a की पावर j बटे में a की पावर k हो जाएगा, और इस तरफ a की पावर k है और बटे में a की पावर k हो जाएगा, यानी कि a की पावर j और बटे में a की पावर k है। जब ये a की पावर k ऊपर चली जाएगी इस दोनों तरफ से, तो ये बटे में जो पावर k है वो ऊपर हो जाएगी a की पावर माइनस k गुणा में। तो अतः a की पावर j है और बटे वाला हो गया गुणा में a की पावर माइनस k। इसी तरह से a की पावर k के गुणा में जाएगा a की पावर माइनस k। तो a की पावर j माइनस k बराबर हो जाएगा a की पावर k माइनस k, a की पावर j और यहाँ हो जाएगा a की पावर माइनस k, और a की पावर k माइनस k हो जाएगा, यानी a की पावर j माइनस k हो जाएगा बराबर आइडेंटिटी, क्योंकि a की पावर k है और उसमें से k घट रहा है, k में से k घटने पर यहाँ कुछ बचेगा जिसकी वजह से आइडेंटिटी आएगा, a की पावर शून्य हो जाएगी जिसको हम आइडेंटिटी कह रहे हैं। तो a की पावर j माइनस k बराबर आइडेंटिटी आ रहा है। अब कोटि की परिभाषा के अनुसार क्या जानते हैं, देखिए एक कोई अवयव a है जनरेटर, उसकी आपने क्या पावर चढ़ाई ताकि आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। यहाँ से ऐसा मिल रहा है कि j माइनस k पावर चढ़ने पर आइडेंटिटी मिल रहा है, इस वजह से कोटि की परिभाषा से a की पावर j माइनस k बराबर आइडेंटिटी आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a है वो या तो j माइनस k के बराबर है या इससे छोटी होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ a सबसे छोटी पूर्णांक घात होती हैं। जब इससे एलिमेंट से आइडेंटिटी मिल रहा है तो हम इसको भी ऑर्डर कह ही सकते हैं। हालांकि ये हो सकता है कि ये j माइनस k जो है वो बाद वाली रिपीट करने वाली पावर्स हैं, जैसे 1 की घात 1 करने पर 1 आता है, जबकि 1 की घात 2 करने पर भी 1 ही आता है। तो 2 को हम उसकी ऑर्डर ना मानते हुए 1 को ऑर्डर मानते हैं, इसलिए j माइनस k या तो ऑर्डर होगी या इससे छोटा होगा ऑर्डर इससे छोटी होगी, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ a तो n मानी है वास्तव में, j माइनस k तो आगे आने वाली रिपीट करने वाली पावर हो सकती है। तो ऑर्डर ऑफ a बराबर j माइनस k है या उससे छोटी है। यहाँ से देखिए ऑर्डर ऑफ a हमने माना था इनफाइनाइट है, हमने माना ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट, जबकि यहाँ हमें मिला ऑर्डर ऑफ j माइनस k है वो परिमित है, क्योंकि j माइनस k कुछ भी होगा चाहे उसका मान कुछ न कुछ तो होगा और वो परिमित होगा, अनंत नहीं होगा j माइनस k का मान। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ये यदि j माइनस k के बराबर भी है तो ऑर्डर ऑफ a j माइनस k हुई, इसका मतलब ये परिमित हुई, और j माइनस k से छोटी है इसका मतलब वो अनंत तो है नहीं, जबकि हमने माना था कि ऑर्डर ऑफ a अनंत है। a की कोटि अपरिमित होनी चाहिए थी, जबकि हमें मिला क्या, ऑर्डर ऑफ a j माइनस k से छोटी है। अब j माइनस k कुछ न कुछ तो होगा मान परिमित, और उससे भी छोटी है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट तो नहीं हुई, परिमित हुई। अतः हमारा परिणाम बिल्कुल विरोधात्मक निकला। हमने माना था कि ऑर्डर ऑफ a अपरिमित है, इनफाइनाइट है, जबकि मिला ऑर्डर ऑफ a परिमित, यानी कि जो हमने कल्पना की थी वो गलत निकली। हमने माना था ऑर्डर ऑफ a इनफाइनाइट, जबकि हमें मिला ऑर्डर ऑफ a फाइनाइट है, j माइनस k कुछ भी। अतः हमारी कल्पना गलत निकली, यानी कि a की पावर j और a की पावर k ये दोनों बराबर नहीं है, ये बात गलत है। अतः g में कोई भी दो अवयव एक समान है ही नहीं, अर्थात g के सारे एलिमेंट्स विशिष्ट हैं, और इसका मतलब हुआ कि g में अनंत एलिमेंट्स हैं, g में अनंत एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ g क्या है, इनफाइनाइट हैं। ऑर्डर ऑफ g ऑर्डर ऑफ a के बराबर आ गई, क्योंकि ऑर्डर ऑफ g इनफाइनाइट किस प्रकार से निकली, क्योंकि g में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं।
और यही हमें सिद्ध करना था, क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट मानी और हमें सिद्ध करना था कि उसकी जो चक्रीय साइक्लिक ग्रुप हैं और साइक्लिक ग्रुप जी है उसकी ऑर्डर भी इनफाइनाइट निकालनी थी। इस प्रकार से ऑर्डर ऑफ जी और ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट दोनों की बराबर आ गई है। और इस प्रकार दोनों भागों के लिए आपने इसका प्रूफ देखा। अब आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आने वाली सारी थ्योरम्स के लिए, और कुछ वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, वहां से आप जाकर के चेक कर दीजिएगा, ठीक है। और एक अच्छा सा कमेंट करके हमारी आप एनर्जी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।